अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है कंटीजेंसी टेबल। आपको याद है इससे पहले हमने सिग्मा स्क्वायर का इंटरवल किया और सिग्मा स्क्वायर की हमने टेस्टिंग की। उसके बाद हमने मल्टीनोमियल किया और आज कंटीजेंसी टेबल है। सुनिए, टेबल क्या होता है? A table that consists of two or more rows and two or more columns into which and observations are classified according to two different criteria are variable is called contingency table। तो ऐसा स्टूडेंट टेबल जिसमें हम कोई दो रो या दो कॉलम, दो या दो से ज़्यादा, उनमें एन ऑब्जर्वेशन को हम क्लासिफाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू टू डिफरेंट क्राइटेरिया। या वेरिएबल, वेरिएबल भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आपके पास एक ये वेरिएबल आ रहा है, एक ये वेरिएबल आ रहा है, उनको हमने यहाँ पे क्लासिफाइड किया, उसकी ऑब्जर्वेशन आ रही हैं, ये ऑब्जर्व वैल्यूज हैं इनके, ये टोटल। अच्छा, ये जो A1 A2 A3 AR या B1 B2 B3 BJ, ये स्टूडेंट एट्रीब्यूट को या वेरिएबल को ज़ाहिर करता है और ये उसकी फ्रीक्वेंसी को ज़ाहिर करता है। ये ब्रैकेट डाली हुई है ना, देखो यहाँ पे A1 लिखा हुआ है, यहाँ पे ब्रैकेट डाली हुई है, यहाँ पे A2 लिखा हुआ है, यहाँ पे ब्रैकेट डाली हुई है। ये तो उस वेरिएबल या एट्रीब्यूट को ज़ाहिर करता है, लेकिन जब ये ब्रैकेट डाली जाती है, ये उसकी तादाद को ज़ाहिर करता है, फ्रीक्वेंसी को ज़ाहिर करता है। ये ज़रा आपने इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसका टोटल इधर टोटल करें ये भी n बनता है, और इधर टोटल करें ये भी n बनता है। तो ये इस टाइप का टेबल है। ये जर्नल मैंने लिखा है, ये आगे क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो इसमें स्टूडेंट हम करते हैं कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंस इन कंटीजेंसी टेबल। तो अब हमने इसमें चेक करना है कि ये जो दो वेरिएबल हैं, दो एट्रीब्यूट हैं, वो आपस में इंडिपेंडेंट हैं या नहीं। तो वही क्राइटेरिया टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के लिए पहला स्टेप, ignore the two criteria of classification of R independent। Student, ignore the two criteria of classification are independent, और H1 है the two criteria of classification are not independent। अच्छा, ये पहला स्टेप। आज हमने जितने भी क्वेश्चन करने हैं, ये जो कंटीजेंसी टेबल वाले टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंस इन कंटीजेंसी टेबल है, फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चन होंगे उसका ये ही हाइपोथेसिस बनेगा। ये चलो आपके लिए हाइपोथेसिस में प्रॉब्लम होता है तो ये आसान कर देते हैं। तो ये हर क्वेश्चन में आपने यही स्टेप लिखना है। जो स्टेप 1 है हाइपोथेसिस वाला, आपने हर क्वेश्चन में यही लिखना है। ये जर्नल फॉर्म बता दी मैंने। ये जो टेस्टिंग हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंस वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे, उनमें आपने पहला स्टेप यही लिखना है। क्लियर हो गया? अच्छा, और इसका मैं क्वेश्चन भी मैंने आपको स्टूडेंट एक ही समझाना है, और उम्मीद है कि अगर आपको ये एक वाला क्वेश्चन समझ आ गई तो आप इसके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, और अगर ये समझ ना आए तो फिर कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। पहला स्टेप क्लियर हो गया, हर क्वेश्चन में आपने ये लिखना है। क्लियर? नेक्स्ट, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको पता ही, अल्फा हम लेते हैं 5% या 10% या 1%, अगर ना बताया तो हम 5% लेते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है काई स्केयर आई वेरी फ्रॉम 1 to r और j वेरी फ्रॉम 1 to c, oij माइनस eij स्केयर ओवर ei। स्टूडेंट, ओ फॉर ऑब्जर्व होता है और ई फॉर एक्सपेक्टेड होता है। ओ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होती है और ई एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होती है। बात
इस जगह पे FO लिखा होता है, यहाँ पे FE लिखा होता है। F मीन फ्रीक्वेंसी और E मीन एक्सपेक्टेड, और FO का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्व, यानी कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। तो किसी जगह पे यहाँ पे FO लिखा होगा, यहाँ पे FE लिखा होगा, उससे आपने परेशान नहीं होना। तो O फॉर ऑब्जर्व और E फॉर एक्सपेक्टेड, तो ये फॉर्मूला है। और इसका इस तरह क्वेश्चन हमने पहले किए भी हैं स्टूडेंट, पिछले आप देखिएगा तो जो P वाले क्वेश्चन थे। इसका फिर क्रिटिकल भी यही किया है, काई स्क्वायर ग्रेटर देन काई स्क्वायर अल्फा V, और V इसका होता है स्टूडेंट R-1 और C-1, R फॉर रोज और C फॉर कॉलम। अब हमने देख लिया कि हमने अभी तक 5 चौथे स्टेप में आ गए। इसका मतलब है आप इसके जो भी क्वेश्चन करेंगे उनका पहला स्टेप वो सेम, दूसरा स्टेप सेम, तीसरा स्टेप सेम, चौथा स्टेप सेम। सिर्फ फर्क पड़ेगा जब आप टेबल देखेंगे। कहाँ पे फर्क पड़ेगा? जब आप टेबल देखेंगे, क्योंकि रो और कॉलम की तादाद मुख्तलिफ हो सकती है, तो लिहाजा V की वैल्यू उसके मुताबिक निकलेगी। अदरवाइज हम 4 स्टेप तक पहुंच गए, 4 स्टेप सेम। इसलिए मैं कह रहा था मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा और आपको ये तमाम समझ आ जाएगी। पहला स्टेप क्लियर, दूसरा क्लियर, तीसरा आपने फॉर्मूला लिखना है, याद हो जाएगा आपको। चौथे में क्रिटिकल रीजन, और पांचवें में कैलकुलेशन, और छठे में कैलकुलेशन। ये इसकी जनरल फॉर्म है। अभी क्वेश्चन करते हैं तो फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है 492 candidates for scientific post give particular of their university degree and their hobbies। यूनिवर्सिटी डिग्री, कौन कौन सी डिग्री है, और हॉबीज, ये दो आपके पास एट्रीब्यूट हैं। एक है, यानी दो कैटेगरी हैं, एक है डिग्री और एक है हॉबीज। द डिग्री वर इन आइदर मैथ, केमिस्ट्री और फिजिक्स, एंड हॉबीज could be classified roughly as music, crafts work, reading or drama। तो ये दो कैटेगरी आपके पास आ रही स्टूडेंट, उसमें ये डिग्री है और ये दूसरा आपके पास हॉबीज है, और ये उसने डाटा दिया हुआ है। वो कहता है कि डिस्कस एसोसिएशन बिटवीन टू क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन, डिग्री एंड द हॉबीज। वो कहता है जी चेक करो कि क्या डिग्री और हॉबीज के दरमियान कोई एसोसिएशन है, कोई ताल्लुक है, कोई रिलेशन है। ये हमने टेस्ट करना है। और जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इसी टाइप के होंगे कि आपने दो कैटेगरी का चेक करना है कि उनका आपस में क्या रिलेशन है, क्या एसोसिएशन है। ये जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है ना, कि जिनकी डिग्री मैथ में वो कितने 24, और म्यूजिक भी पसंद करते हैं, यानी 24 ऐसे हैं जो मैथ में डिग्री और म्यूजिक पसंद करते हैं। 11 ऐसे हैं जिनकी डिग्री मैथ में और क्रॉफ्ट वर्क पसंद करते हैं। 32 मैथ की डिग्री वाले रीडिंग को पसंद करते हैं, उनका हॉबी जो रीडिंग है। और 10 ऐसे हैं मैथ वाले जिनका हॉबी जो है वो ड्रामा है। तो जो देख लो ये मैथ वाले, उनका ज़्यादा हॉबी जो है ना वो रीडिंग ही है। आप लोग क्या करते हो ले करते जानते हैं। तो ये तो वैसे मैंने इसको क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया ना, इस टाइप के जी क्वेश्चन होंगे। अच्छा ये टोटल उसने यहाँ पे करके दिए हुए हैं, क्रॉस का क्वेश्चन में उसने टोटल करके दिया और बाद को टोटल नहीं दिया होता, आपने टोटल करना होता। अच्छा देख लो, मैं आप क्वेश्चन के ऊपर इतना टाइम लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आपको एक क्वेश्चन की समझ आ गई तो आप इस टाइप के सारे क्वेश्चन कर लोगे। फ्रेंड ये क्वेश्चन है, इसमें आपने टू क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन जो है डिग्री और हॉबीज, उसको चेक करना है कि उसमें एसोसिएशन
है या नहीं। अब इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और पहला स्टेप मैं वही लिखूंगा जो मैं पहले लिखा था। द टू क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन आर इंडिपेंडेंट आर नॉट इंडिपेंडेंट, वो सेम वही हो गया। अल्फा मैंने 5% लिख लिया है, मैंने फार्मूला लिख लिया है। और स्टूडेंट यहाँ पे जो चौथे नंबर पे क्रिटिकल रीजन आता था ना, मैं उसको 5वें नंबर पे ले गया हूँ, क्योंकि इसका जो क्रिटिकल रीजन इसकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। कैलकुलेशन करेंगे तो फिर उसका हमें पता लगेगा कितने रो हैं कितने कॉलम हैं, तो वहाँ से हम टेबल देखेंगे। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि चौथा और पांचवा स्टेप आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो देखो ये अब हर सवाल में आपने पहला स्टेप वही लिखना है, दूसरा आपने ये लिखना है। 5% अगर उस नहीं बताया, 5% अगर बताया हुआ था वो यूज कर लें, या आपने फॉर्मूला लिखना है। अब ये कैलकुलेशन वाला स्टेप आपने समझना है, बस यही इसमें समझने वाला है। कैलकुलेशन का तो आपको पता ही है ना, कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से बड़ी हो तो हम एच नॉट को रिजेक्ट करते हैं, छोटी तो एक्सेप्ट करते हैं, वो क्राइटेरिया सेम है। इसका मतलब ये पूरे क्वेश्चन में जो अब काम समझने वाला है ना, वो है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन को आपने जरा ध्यान से समझना है, मैं स्टेप बाय समझाता जाऊंगा तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। पहले स्टूडेंट जो आपको टेबल दिया गया है ना, ये वाला टेबल, क्या आपने इसी तरह ही नीचे बना देना है, कोई इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। ये देखो मैंने वही टेबल यहाँ पे बना दिया, टोटल किए हुए हैं, अच्छी बात है। अगर टोटल ना किए तो आपने टोटल कर देंगे, और इसको कहते हैं ओ आई जे, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। इस टेबल का नाम क्या होगा? ओ आई जे। ठीक हो गया। मैंने क्या किया, मैंने वही टेबल यहाँ पे लिख दिया। आपके क्वेश्चन में टेबल दिया जाएगा, वो टेबल आपने यहाँ पे लिखा है। क्लियर? अगर टोटल्स ने किए हुए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं किए तो आपने यहाँ पे जब ऑब्जर्व वाला टेबल लिखना है तो यहाँ पे आपने टोटल कर लेंगे। क्लियर? ये हमने वही उसी तरह देख के लिख लिया, इसमें कोई ऐसे बार बार समझाने वाली बात नहीं। आगे स्टूडेंट, आगे आपने ये करना है कि वही टेबल दोबारा यहाँ पे लिखना है, वही टेबल दोबारा यहाँ पे लिखना है, और उसका नाम आपने रखना है ई आई जे, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। उसका नाम क्या लिखना है? ई आई जे, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। वही टेबल आपने यहाँ पे लिखना है। लेकिन फर्क क्या होगा, जरा ध्यान से सुनना। फर्क ये होगा कि आपने टोटल लिखने हैं, इसके अंदर वाला ये वाला पोर्शन आपने नहीं लिखना। मैं चलो आपको इसको ना इस तरीके से समझाता हूँ ताकि आपको, ये मैंने टेबल कॉपी किया, मैं नया पेज भी लिखता हूँ क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ, उसको मैं छेड़ना नहीं चाहता। ये इसके अंदर जो वैल्यू आ रही है ना, इसमें ये वाली वैल्यू, ये मैं खत्म कर दूँ। अब आपने ये जो टेबल लिखने हैं, ये दोबारा टेबल जो आपने लिखना है, ये वाला, इसी तरह आपने लिखना है कि इसके अंदर वाली वैल्यू नहीं लिखनी है आपने, ये हमने फाइंड करनी होती है। क्या करना हमने? ये वैल्यू फाइंड करनी है। देखो मैंने ये इधर लिख दिया ब्लैंक, तो ये वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है। किस तरह फाइंड करनी होती है, ये जरा ध्यान से सुनना। ये पहला मैं कॉलम एक आपको मुकम्मल कर देता हूँ मैथ के नीचे, फिर केमिस्ट्री के नीचे, फिर फिजिक्स के नीचे आपने ये खुद कर लेना है। इसको आप रो वाइज भी मुकम्मल कर सकते हो, कॉलम वाइज भी मुकम्मल कर सकते हो, आपके अपने। मैं कॉलम वाइज करने लगा, तो एक कॉलम जरा समझ लेना। अगर आपको एक कॉलम की समझ आ गई तो सारी आप मुकम्मल कर लेंगे। तो स्टूडेंट पहला, ये ये जो बॉक्स है, इसमें आप देखें कि इसके सामने टोटल क्या आ रहा है? 124। कितना आ रहा है? 124। यहाँ पर आपने 124 ले।
इसके नीचे टोटल क्या आ रहे हैं 77, आपने ज़रूर 77 कर, और इस सारे को आपने डिवाइड किससे करना है ग्रैंड टोटल से 492 से। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट, इधर टोटल आ रहा है 101 और इसको आपने मल्टीप्लाई किससे करना है 77 से, और डिवाइड किससे करना है आपने 492 से। ये मैं एक कॉलम मुकम्मल करने लगा हूँ। स्टूडेंट नेक्स्ट है 187 मल्टीप्लाइड बाई 77 और डिवाइड किससे करना है आपने 49। ये थोड़ा सा इसको ना मैं इसमें करता हूँ, इसको मैं कट किया, इधर लिखा, इसको कट किया, क्रॉप वर्क के नीचे लिखा क्योंकि उसके नीचे आ रहा है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ड्रामा के लिए 80 क्रॉस 77 डिवाइडेड बाई 49। पता चला आपको, ये एक कॉलम मुकम्मल हो गया। 124 इसके नीचे 77 डिवाइडेड बाई ग्रैंड टोटल, फिर 101 ये वाला 77 डिवाइडेड बाई ग्रैंड टोटल, फिर 187 मल्टीप्लाइड बाई 77 डिवाइडेड बाई 492, फिर 80 मल्टीप्लाइड बाई 77 डिवाइडेड बाई 492। ये कॉलम कॉमन होगी। स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे करना चाहो तो आप क्या करोगे 124 मल्टीप्लाइड बाई, अभी इसके नीचे 292 आ रहा है 292 और डिवाइडेड बाई 49, ये एक स्टेप कॉमन होगा। नेक्स्ट में क्या करोगे 101 मल्टीप्लाइड बाई 292 डिवाइडेड बाई 492, यहाँ पे क्या हो जाएगा 187 मल्टीप्लाइड बाई 292 डिवाइडेड बाई 492, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 80 क्रॉस 292 डिवाइडेड बाई 49। ये स्टूडेंट दूसरा कॉलम हो गया। अब आपने इसी तरह यहाँ पे तीसरा कॉलम कर लेना है। इस तरह करना है 124 क्रॉस, इधर इसको इधर कर लेता हूँ 123 डिवाइडेड बाई 492। तो लगे आपको। नेक्स्ट क्या हो गया 101 मल्टीप्लाइड बाई 123 डिवाइडेड बाई 492। मैंने आपको सारी मुकम्मल कर दी। अब अपन जो सिंप्लीफाई करना है 187 मल्टीप्लाइड बाई 123 डिवाइडेड बाई 492, और उम्मीद है कि अब आपको इसकी समझ आ गई होगी स्टूडेंट, और वीडियोस को आप ध्यान से करेंगे फिर ये कोई इतना मुश्किल नहीं। ठीक हो गया। अब ये टेबल मैंने यहाँ पे स्टूडेंट बनाया हुआ है, सॉल्व किया हुआ है। इसको जब हल करेंगे तो 19.4, 15.8, 29.3, 12.5 ये सारे मैंने सॉल्व कर लिए।
एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि ये टोटल पहले लिखे हुए थे, इसका मतलब ये होगा कि जब आप ऐड करोगे तो ये टोटल ये आना चाहिए, इधर ऐड करोगे तो ये टोटल आना चाहिए। ये थोड़ा सा पॉइंट में फर्क पड़ता है, उसको आपने पहले राउंड कर लेना है। ये जरा ध्यान से क्योंकि टोटल मैंने आपको पहले यहाँ बताया ना, टोटल हमने पहले ही लिख लिए हैं, ये हमने निकालने हैं। जब पहले लिख रहे हैं तो इसका मतलब इसका टोटल ये आना चाहिए, इनको हल करने से टोटल ये आना चाहिए और इनको हल करने से ये टोटल आना चाहिए। तो आपने जब इसको डिवाइड करना है तो पॉइंट के बाद इस तरह लिखना है जरा ध्यान से, तो इसका टोटल 777 बनना चाहिए, और सेकंड कॉलम का 292 और थर्ड का 123, और इधर से टोटल करें फिर भी 492 बनता है, और इधर से टोटल करें फिर भी 492 बनता है। ये वेरिफिकेशन है, अगर आपका कोई इधर टोटल करने से कुछ और आ रहा है, इधर टोटल करने से कुछ और आ रहा है, तो फिर कहीं गलती होगी। तो स्टूडेंट ये वाला था सेकंड टेबल, जिसमें आपने क्या करना है, ये दरमियान वाली चीजें आपने, ये दरमियान वाली फ्रीक्वेंसी आपने निकालनी है, जिसको हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कहा। उसके लिए मैंने आपको समझा भी दिया यहाँ पे कि वही टेबल आपने उसी तरह लिखना है, सिर्फ फर्क इतना है ये अंदर वाली वैल्यू आपने नहीं लिखनी, वो यहाँ पे निकालनी है, और निकालने के बाद आपका ये एक्सपेक्टेड वाला टेबल जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। जी स्टूडेंट, तुम्हें लग रही है? अगर देखा जाए तो अभी हमने यहाँ पे सिर्फ यही काम शुरू किया, पीछे तो हमने ये वैसे ही जो कुछ दिया हुआ था वैसे ही लिख लिया था ना, इसमें तो हमारा कोई कमाल नहीं। या हमने पीछे से देख के लिखा टेबल और वो सारे स्टेप सेम है, सिर्फ आपने एक ही ये टेबल बनाया है, ये एक्सपेक्टेड वाला। ठीक हो गया? अब स्टूडेंट लास्ट टेबल, आपके पास जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी वाला टेबल है और ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी वाला टेबल है, इसको आपने ये कॉलम वाइज, ऑब्जर्व को आपने कॉलम वाइज लिख लेना है और एक्सपेक्टेड को आपने कॉलम वाइज लिख लेना है। ये अब आपकी अपनी मर्जी है। इसके ये कितने कॉलम हैं? एक ये कॉलम, ये कॉलम, एक ये कॉलम। स्टूडेंट ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, तीन कॉलम है ना, तो इनको आप एक कॉलम में लिख लें, यानी 24, 11, 32, 10, उसके बाद 83, 62, 121, 26, 17, 28, 34 और 44। हमने क्या किया, ये जो ऑब्जर्व के तीन कॉलम थे ना, उनको हमने एक कॉलम में लिख लिया आपके सामने। ये डैश डैश मैंने छोड़ा हुआ एंड वाली वैल्यू लिख ली है, वो बड़ा टेबल बन रहा है। जिस तरह आपने ऑब्जर्व को लिखा है उसी तरह ही आपने एक्सपेक्टेड को लिखा है। एक्सपेक्टेड के भी उसी तरह, ये पहला जो कॉलम है 19.4, 15.8, 29.3, 12.5, ये आपने यहाँ, फिर दूसरा कॉलम इसके नीचे लिखना है, फिर तीसरा कॉलम इसके नीचे। तो आपके पास ये दोनों टेबल इस फॉर्म में आ जाएंगे, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड। ठीक हो गया? उसके तीन कॉलम थे, उसको आपने एक कॉलम में लिख लिया। एक्सपेक्टेड के भी तीन कॉलम थे, उसको आपने एक कॉलम में लिखा। अच्छा स्टूडेंट, एक और पॉइंट, आप इस तरह भी कर सकते हो, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, इसको एक कॉलम में लिख सकते हो। अगर इस रोज को एक कॉलम में लिखोगे तो फिर आपने यहाँ पे भी इन रोज को एक कॉलम में लिखना। क्लियर है ना? ये आपकी अपनी मर्जी है। अगर आप ऑब्जर्व की रोज को एक कॉलम में लिखना चाह रहे हो तो फिर आपने एक्सपेक्टेड की रोज को भी एक कॉलम में लिखना। ठीक हो गया? और अगर आप कॉलम को एक कॉलम में लिखना चाह रहे हैं तो फिर भी अच्छी बात है। जब आपका, अब उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी कि हमने क्या किया है। ऑब्जर्व में जो तीन कॉलम थे उनको हमने एक कॉलम में वैल्यू लिखी। ये डैश डैश का मतलब है कि एंड वाली मैंने लिख ली, बाकी आपने लिखनी है। इसी तरह सेम एक्सपेक्टेड की लिख ली, और इन दोनों के टोटल 492 आ रहा है, ये तो आपको मैंने पहले ही बताया। अच्छा जी, अब आपने ये मुकम्मल करने हैं कॉलम ओ आई माइनस ई आई जे, और फिर उसका स्केयर, और फिर आपने डिवाइड करना है। इस तरह की कैलकुलेशन अगर आपको याद हो तो हमने पहले भी वो बी वाले क्वेश्चन में की हुई है,
तो अब देखें, इन दोनों का डिफरेंस लें, ये कॉलम बन जाएगा, इस कॉलम का स्केयर लें तो ओ आई माइनस ई आई का स्केयर आ जाएगा, और इस कॉलम को जब आप ई आई से डिवाइड करोगे, ये तो लिखा हुआ है ना, ओ आई माइनस ई आई डिवाइडेड स्केयर डिवाइडेड बाई आई, तो इस कॉलम को जब ई आई पे डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आती है, और इसको जब टोटल करोगे तो इसको हम काई स्केयर कहते हैं। आपके पास फॉर्मूला भी ये लिखा हुआ है, सारे का टोटल काई स्केयर। तो वो जब हमने टोटल किया तो इसको हम क्या कहेंगे, काई स्केयर, उसकी वैल्यू क्या आ रही है 54.06। ठीक हो गया। तो ये वाला टेबल, इसकी कैलकुलेशन कोई मुश्किल नहीं है, ये आपने पहले भी किया हुआ है। अगर मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा दूँ, भूल जाते हैं ना। इक्की वाले सवाल वही थे ना, कि हमने ये स्टूडेंट ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होती है और ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम निकालते हैं, फिर दोनों का डिफरेंस लेते हैं, फिर उसका हम स्केयर लेते हैं, फिर इसको हम एक्सपेक्टेड पे डिवाइड करते हैं। क्योंकि यहाँ पे नोटेशन यही यूज़ हो रही थी तो इसलिए मैंने ये यूज़ कर दी, एन आई और एन आई पी आई। और वो नेक्स्ट क्वेश्चन में वहाँ पे ओ और ई यूज़ हो रहा है, ओ फॉर ऑब्जर्व, ई फॉर एक्सपेक्टेड, तो मैंने वहाँ पे यूज़ कर दिया। अब आप इसके टेबल का स्केच देख रहे होंगे कि ऑब्जर्व एक्सपेक्टेड दोनों का डिफरेंस स्केयर और एक्सपेक्टेड पे डिवाइड किया हुआ। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट यही है, ऑब्जर्व एक्सपेक्टेड दोनों का डिफरेंस स्केयर और एक्सपेक्टेड पे डिवाइड किया हुआ। अब आते हैं टेबल वैल्यू की तरफ। टेबल वैल्यू देखने का एक ही तरीका, एक दफ़ा आपको बता दिया तो पता लग जाएगा, इक्कीस के अलगन इक्कीस अल्फा वी, और यहाँ पे वी होता है आर माइनस वन और सी माइनस वन, आर फॉर रोज और सी फॉर कॉलम। तो स्टूडेंट आपका जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें 4 रोज और 3 कॉलम, 4 रोज और 3 कॉलम देख सकते हैं, 1 2 3 4 रोज 3 कॉलम, आर फॉर रोज सी फॉर कॉलम। तो ये मेरे पास वैल्यूज की क्या निकली 6, तो वी की वैल्यू 6, अल्फा 0.05, तो इसको टेबल में देखोगे तो ये 12.59 आ रहा है। टेबल देखना मैंने आपको बार बार बताया हुआ। जी स्टूडेंट, अब आ गया हमारा आखिरी स्टेप, कंक्लूजन। तो आप देख रहे हैं कि कैलकुलेटेड वैल्यू जो है ना वो टेबल वैल्यू से बड़ी आ रही है, कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से बड़ी आ रही है। इसका मतलब ये हुआ द कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल्स इन रिजेक्शन रीजन, therefore you reject H naught। स्टूडेंट हम H naught को रिजेक्ट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, H naught को रिजेक्ट कर रहे हैं। और हमारे H naught क्या था, टू क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन आर इंडिपेंडेंट, यानी इनका आपस में कोई तल्लक नहीं है। मतलब क्या है, ये जो दो कैटेगरी आपको दी गई है ना, डिग्री और हॉबीज, इनका आपस में कोई तल्लक नहीं है। इसका ये मतलब ये आपका नल हाइपोथेसिस है। एच वन क्या है, टू क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन आर नॉट इंडिपेंडेंट, इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट नहीं, उनका आपस में कोई एसोसिएशन है, तो उनका आपस में तल्लक है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि जब हम एच नॉट को रिजेक्ट कर रहे हैं तो इसका अल्टरनेटिव आपके पास यही होगा ना, एच वन। और एच वन क्या कह रहे हैं कि डिग्री और हॉबीज के दरमियान एसोसिएशन है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, उनके दरमियान कोई ना कोई एसोसिएशन है। तो ये वाला आज का स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये देखने में थोड़ा लेंथी लग रहा है, लेंथी इतना नहीं है, जरा मैंने इसको आराम आराम से स्टेप वाइज किया है ताकि आपको ये एक दफ़े समझ आ जाए। अब अगर आपको ये समझ आ गया है तो स्टूडेंट आप ये मैं ख़त्म करने लगा, और ये देखो, ये मेरे पास क्वेश्चन है का स्केयर की, ये देखो एक्सरसाइज में।
ये स्टूडेंट यहाँ से शुरू हो रहा है। ये आपके पास टेबल बना हुआ है, इसके 2 कॉलम 2 रोज। वो जो टेबल आपको मैंने क्वेश्चन समझाया है उसमें 3 कॉलम और 4 रोज थी, इसका टोटल किया हुआ है। सेम वही स्टेप होंगे। ये 2 रोज 2 कॉलम, यहाँ पे 2 रोज 2 कॉलम, यहाँ पे 2 रोज 3 कॉलम, यहाँ पे 3 कॉलम 2 रोज, यहाँ पे स्टूडेंट 2 रोज 3 कॉलम। ये इसको पढ़ लेना, ये आपको समझ आ जाएगी। इसका जो भी लिखा हुआ है उससे क्या गरज है, हमने तो इसको इस तरह लिखना है जिस तरह ये टेबल हमने लिखा है। और उसके बाद ये देखें 2 रोज 3 कॉलम, ये 3 रोज 3 कॉलम, 3 रोज 3 कॉलम, 3 रोज 3 कॉलम। इसमें स्टूडेंट 2 रोज 4 कॉलम, इसमें 3 रोज 3 कॉलम। अब देखो मैंने यहाँ तक 50 तक जितने भी क्वेश्चन आपको बताए हैं उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं। उसी तरह आपने इनको जब सॉल्व करना है तो ये स्टेप आपने इस तरह लिखने हैं। कैलकुलेशन में आपने वो टेबल यहाँ पे लिख देना, जो भी टेबल दिया गया होगा उसके टोटल अगर किया तो अच्छी बात है। फिर आपने यहाँ पे वही टेबल फिर दोबारा लिखना है, इसके अंदर ये वाली वैल्यू नहीं लिखनी, ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपने निकालनी है। समझा दिया तरीका मैंने आपको। फिर आपने इन दोनों टेबल को एक टेबल की फॉर्म में लिख लेना है। यहाँ पे ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड पे ये डिफरेंस और स्केयर और इसका टोटल आपके पास का स्केयर कहलाएगा। और जब आप टेबल देखेंगे तो रो और कॉलम के मुताबिक भी की वैल्यू निकलेगी और उसको आपने टेबल में देखना। ठीक हो गया स्टूडेंट, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।